अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 जो कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। आज इसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है एंड वी विल डिस्कस जेनेटिक डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इन दिस डिस्कशन। चैप्टर है आपका डेवलपमेंट एंड एजिंग, ठीक है। Development and aging is your chapter. Today's topic is the disorders, the defects, the diseases that can occur during development. So, disorders during embryonic development. Disorders during embryonic development. ठीक है, अच्छा जी। Fetus faces many disorders at birth, which are collectively known as embryonic developmental disorders, या फिर हम इसे कह लें birth defects। पैदाइशी तौर पे जो बीमारियां या पैदाइशी तौर पे जो मसले मसाइल किसी फीटस के अंदर प्रेजेंट होंगे सिंस बर्थ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, या फिर सिंपल जो लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो दैट वुड बी बर्थ डिफेक्ट्स। पैदाइशी बीमारियां, पैदाइशी मसले मसाइल, तो दोज आर बर्थ डिफेक्ट्स। अच्छा, मैटरनल डिराइव्ड एब्नॉर्मेलिटीज़। मैटरनल डिराइव्ड एब्नॉर्मेलिटीज़ इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, और नाम से पता चल रहा है कि वो एब्नॉर्मेलिटीज़, वो डिसऑर्डर्स, वो डिजीज़ेस जो कि डिराइव हों, निकले हों, किससे आए हों, मदर से। मैटरनल डिराइव्ड एब्नॉर्मेलिटीज़, वो एब्नॉर्मेलिटीज़, वो डिजीज़ेस, वो डिफेक्ट्स, वो डिसऑर्डर्स जो कि एम्ब्रियो के अंदर मदर से ट्रांसफ़र हुए हों, या मदर की निगलेक्ट से, या मदर की से रिलेटेड, मदर की किसी कॉज की वजह से कि बच्चा जब माँ के पेट में या यूट्रस में या फीटस था, वो उस वक्त जो माँ की किसी गलती की वजह से या फिर माँ की किसी ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फेक्शन की वजह से जो बच्चे को बीमारी या डिजीज़ हो, दैट वुड बी द बर्थ डिफेक्ट और maternal birth defect या maternal derived abnormalities. The abnormalities that are or disorders that are transmitted from mother to fetus during pregnancy or just after birth are called developmental defects or maternal derived abnormalities. They are called maternal derived abnormalities. जिसमें से we have got rubella, which is a viral disease. फिर उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हाईली इम्पोर्टेंट, और हद से ज़्यादा जो है ये जो आपका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, यानी कि पहले से तीसरा महीना, पहले जो 12 वीक्स होते हैं, ये पहले महीने से तीसरे महीने का टाइम, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, और उसमें भी कब होती है ये नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, अराउंड फोर्थ वीक में गैस्ट्रुलेशन होती है और 5th वीक में न्यूरुलेशन होती है। तो उस टाइम या उसके बाद जो है उसके अराउंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये फिर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, फिर इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। देन वी हैव गॉट थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेबी में। और कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, डेवलप मतलब किसी चीज़ का बनना, और डिफेक्टेड बनना मतलब किसी चीज़ की बनने में ख़राबी होना, दैट वुड बी डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, वो वाले डिजीजेस जो कि माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हुए हों। तो वी आर स्टडिंग मैटरनल डिराइव्ड डिफेक्ट्स, ये मैटरनल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटीज़, मैटरनल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम रुबेला जो कि आपकी फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है। अब रुबेला क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय द रुबेला वायरस, ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स। तो रुबेला जो डिजीज़ है, वी ऑल्सो कॉल इट, बच्चे को रुबेला है या बच्चे को जर्मन मीजल्स है, ठीक है, जर्मन मीजल्स। इसका कॉजेटिव एजेंट यानी कि बीमारी कॉज करने वाली चीज़ क्या है, रुबेला कॉज करने वाला, रुबेला या जर्मन मीजल्स की बीमारी कॉज करने वाला एजेंट, कॉजेटिव एजेंट इज़ रुबेला वायरस, ठीक है। जैसे एड्स कॉज होता है किससे, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था। बैक इन व्हेन वी वर स्टडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो तब वी डिस्कस्ड एड्स, गुनोरिया, साइफिलिस।
उस लेक्चर से रिलेटेड है। रूबेला वायरस कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस इफ द मदर इज इन्फेक्टेड विद इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर माँ को प्रेगनेंसी के पहले 20 हफ्तों के अंदर रूबेला वायरस ने अटैक कर दिया तो बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। इंतहाई ख़तरनाक डिजीज़ है बेबी के लिए। द बेबी में बी बॉर्न विथ कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं CRS। CRS क्या है? C फॉर कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब पैदाइशी तौर पे मौजूद होना। रूबेला की बीमारी का कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं एक सेट ऑफ डिसऑर्डर्स। एक डिजीज़ होती है जिसमें कोई एक खास बीमारी होती है। सिंड्रोम ये होता है कि उसमें 3-4 तरह के डिसऑर्डर्स आपको एक साथ होते हैं। ठीक, तो क्या हो सकता है अगर माँ को पहले 20 हफ्तों में प्रेगनेंसी के इस दौरान में अगर माँ को रूबेला वायरस अटैक करे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, तो बच्चे में क्या होगा? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम प्रेजेंट हो सकता है, विच इज़ ए कलेक्शन, विच इज़ एक ग्रुप ऑफ हाईली not contagious but highly disastrous and harmful disease for the fetus or the embryo. The CRS syndrome, CRS congenital rubella syndrome, follows intrauterine infection by rubella virus and comprises I think it would be compromise करता है किस चीज़ को? कार्डिक सिस्टम को, सेरिब्रल डेवलपमेंट को, ऑफ्थेल्मिक डेवलपमेंट को और डेफनेस कॉज करता है। तो अब ये क्या क्या होगा अगर CRS हो गया आपको, बच्चे को कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो गया तो क्या क्या होगा? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन था, IU यानी कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर था तब इन्फेक्टेड हो गया। किस तरह से? 20 हफ्तों के अंदर अंदर माँ को किसी तरह से वायरस ने आके अटैक किया, रूबेला वायरस ने। अब क्या क्या डिजीज़ेज हो सकती हैं? कार्डिक डिजीज़ेज, दिल के मसले। कौन से मसले? वी विल डिस्कस। उसके बाद क्या हो सकता है? सेरिब्रल मसले। सेरिब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन का पार्ट, तो ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तीसरा, ऑफ्थेल्मिक मसले। मैंने बताया जहाँ पे भी लव ऑफ्थेल्मिक आई या ऑप्टिक आई, दिस मीन्स आई का कोई मसला है। उसके बाद डेफनेस यानी कि हियरिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है। ठीक है, जब हम पिछले लेक्चर में प्री मेच्योर बर्थ पढ़ रहे थे तो वी रेड कि अगर कोई बीमारी हो बच्चे को तो भी प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है। CRS की वजह से बच्चे का वेट बहुत कम हो सकता है, बच्चे को हेपेटाइटिस हो सकता है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब लो ब्लड काउंट, रेड ब्लड सेल्स का कम होना। तो रूबेला वायरस के डिजीज़ के क्या ये सिम्टम्स हैं और क्या उसके जो मुज़र असरात हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं? कार्डिक डिसऑर्डर। कार्डिक डिसऑर्डर कैसे कि उसका डक्टस आर्टरियोसस पेटेंट रह सकता है। डक्टस आर्टरियोसस पेटेंट, पेटेंट मतलब किसी चीज़ का खुला रहना। हमने देखा था कि जो फीटस होता है उसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स वाली सर्कुलेशन नहीं होती, उसके अंदर होती है एक पल्मोनरी आर्टरी जो कि कनेक्ट कर रही होती है, उसने जाना होता है लंग्स तक। लंग्स तक कभी वो नहीं जा रही, लंग्स से वापस उसने आना होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से एयोर्टा निकलता है जो कि सारा साफ खून बॉडी को देता है। तो ये एयोर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टरियोसस। और इसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड जाया करेगा एयोर्टा में, लंग्स को बाईपास करेगा, लंग्स में नहीं जाएगा फीटस में। जब तक बच्चा फीटस है, बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, क्योंकि उस वक्त तक लंग्स उसके काम नहीं कर रहे। जब बच्चे की पैदाइश होगी, लंग्स फंक्शन हो जाएंगे, तो पैदा होते ही क्या होगा? डक्टस आर्टरियोसस की क्लोजर हो जाएगी, डक्टस आर्टरियोसस बंद हो जाएगा। ये मसल्स इसके थिक होंगे और ये बंद हो जाएगा। अभी ये फिलहाल जब बच्चा फीटस है तो ये एक पाइप है, एक डक्ट, एक ट्यूब है, लेकिन बर्थ के वक्त ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को CRS है, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होगा, तो उसका डक्टस आर्टरियोसस खुला रह सकता है। ठीक है, कार्डिक डिसऑर्डर्स हो गए। फिर सेरिब्रल डिसऑर्डर्स यानी कि ब्रेन के साथ कोई इशू हो सकता है। अब हमने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फिर जो फोर ब्रेन है उसका जो सबसे बड़ा, सबसे हाईली सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो सेरिब्रम था। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कोई इशू हो सकता है। ठीक है,
मोटर एक्टिविटी, उसके मसल्स की में कोई मसला आ सकता है, दिमाग की खराबी की वजह से जो चीज़ अगर मसल्स ठीक बने भी हों आप उनको इस्तेमाल ठीक नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीच ठीक नहीं होगी, बोलने के लिए आप मुंह के मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोग्नाइजेशन यानी कि किसी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, कोहेरेंट एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, ये चीज़ें उसकी ठीक नहीं होंगी। ठीक, ऑफ्थेल्मिक डिसऑर्डर्स, आंखों का कोई मसला हो सकता है, आई में कैटरैक्ट्स जिसे हम मोतिया कहते हैं, तो बच्चे की आंख में पैदाइशी तौर पे मोतिया हो सकता है, डेफनेस, कान का कोई मसला हो सकता है, हियरिंग उसकी ख़राब हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है कि वो बच्चा जो है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई और डेवलपमेंट का सही ना होना या तो उससे अबॉर्शन हो जाता है या प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है। तो प्रीमेच्योर बर्थ जब हम पढ़ रहे थे उसमें एक फीचर था कोई डिजीज़ हो बच्चे को। फिर बच्चा जब पैदा होगा उसके साथ इतने डिसऑर्डर्स हैं तो व्हाट इशू विल बी हैव इन हिज बॉडी वेट, वो ये होगा कि उसका वज़न काफ़ी कम होगा, मैल न्यूट्रिशन सा बच्चा होगा वो। ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस, लिवर का मसला हो सकता है, उसके अलावा से एनीमिया हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया इज़ कि जब आपकी आरबीसी कम हो या आरबीसी काउंट कम हो या फिर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो या फिर कुछ एनीमिया में ये होता है कि ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब खून की कमी होगी उस बच्चे में। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड एनीमिया नाउ एज वेल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या रह गया हमारे पास? रूबेला कंप्लीट हो गया। नाउ द अदर डिजीज दैट वी हैव गॉट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हाईली इंपॉर्टेंट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर अ ग्रुप ऑफ बीमारियां एक बच्चे को जो हो सकती हैं, उनमें से कोई एक हो, कोई सब हो कुछ भी एक कम्बिनेशन भी हो सकता है, सिंगल डिजीज़ भी हो सकती है। तो हम देखते हैं क्या होता है। न्यूरल ट्यूब बेसिकली नाम से क्या पता चल रहा है, कोई नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होगा। नाउ व्हाट इज न्यूरल ट्यूब? जब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के स्टार्ट में गैस्ट्रुलेशन एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड न्यूरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद जब हमने न्यूरुलेशन का प्रोसेस पढ़ा तो इन दैट वी स्टडीड कि जो आपकी एक्टोडर्म होती है, कौन सी वाली एक्टोडर्म? जो कि पहले नोटोकॉर्ड बनती है जो कि मीजोडर्म की थिकनिंग से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो बॉडी की सबसे पहली एक्सियल स्केलेटन की सपोर्ट होती है। ठीक है, तो जब नोटोकॉर्ड बन जाता है तो मीजोडर्म से बना होता है, तो दैट पार्ट ऑफ मीजोडर्म या दैट पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड दैट अंडरलाइज द एक्टोडर्म, वो अपने ऊपर की इमीडिएट, जैसे ये नोटोकॉर्ड है और ये उसके ऊपर एक्टोडर्म है, तो दैट पार्ट जो कि नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है उस जगह पे मीजोडर्म ऐसे इंडक्शन कराती है, ऐसे केमिकल्स रिलीज कराती है कि वो इंड्यूस करता है एक्टोडर्म के अंदर एक ग्रूव बने, एक डिप्रेशन बने। दैट ग्रूव इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ये न्यूरल डिप्रेशन। फिर उस न्यूरल ग्रूव से क्या होता है, उस न्यूरल ग्रूव से फर्दर सेल्स निकलना शुरू होते हैं और न्यूरल प्लेट बन जाती है। ठीक है, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल प्लेट, जब न्यूरल प्लेट फाइनली बन जाती है देन इट फोल्ड्स अप, जो मैंने आपको बुक को फोल्ड करके दिखाया था, और न्यूरल फोल्ड्स बन जाते हैं और फाइनली जो है वो न्यूरल फोल्ड जब दोनों साइड्स के मिल जाएंगे तो एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो उस फोल्ड्स का मिल के बंद होना कंप्लीट, दैट फॉर्म्स योर न्यूरल ट्यूब। और फिर उस न्यूरल ट्यूब से कुछ अरसे बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेल्स रह जाते हैं विच आर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और उनसे कुछ और चीज़ों की कुछ और जैसे सेंसरी नर्व, सिंपैथेटिक गैंग्लिया वगैरह बनते हैं। ठीक, ये हो गई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स रीड के होता क्या है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स विद सिम्टम्स दैट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर इम्पेयरमेंट occurring due to abnormal closure of neural fold. They are caused by incomplete development of the brain, spinal cord and meninges. The fetus spine fails to close properly during the early stages of pregnancy. ठीक है, आपकी किताब में बहुत ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है। अब जब ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए थे, ठीक है, दीज आर दी न्यूरल फोल्ड्स, ये बंद हो रहे थे और इन्होंने एक ट्यूब बनानी थी, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब अगर ये फोल्ड ठीक से बंद ना हो और ऊपर बंद ना होने की वजह से ये इतना खुला रह जाए, सुराख रह जाए अगर, तो दैट सुराख इज अ डिफेक्ट। ठीक है, तो एक उसकी क्लोजर ठीक से नहीं होगी। जब जैसे ये न्यूरल ट्यूब है इसने बंद होकर मेरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाना है, जब ये बंद नहीं होगा तो हो सकता है ब्रेन ठीक से बन ना पाए, स्पाइनल कॉर्ड ठीक से बन ना पाए, या फिर क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड, जब ये एक ट्यूब के अंदर जब सुराख हो जिसके अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने होना है, ऊपर ब्रेन और अंदर स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या होगा, जब सुराख है तो स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, स्पाइना मतलब स्पाइनल और बाइफिड मतलब कि दो उसमें
खुला रह जाना, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। फिर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक टाइप होती है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, सिर्फ बालों का एक गुच्छा, हेयर टफ्ट इधर कमर की बैक पे प्रेजेंट होता है, और ये सबसे कम हार्मफुल, सबसे लीस्ट और सबसे कम मुज़र असरात वाली टाइप है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। इसके अलावा स्पाइना बाइफिडा विथ माइलोमेनिंजियोसील हो सकता है। माइलोमेनिंजियोसील मतलब कि मेनिंजीज। व्हाट आर मेनिंजीज? जो कवरिंग्स होती हैं ब्रेन के अराउंड कौन सी कवरिंग होती है? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, पाया, ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर 3 कवरिंग्स होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर ये ट्यूब खुली रहे तो हो सकता है सिर्फ वो सिर्फ मेनिंजीज बाहर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं मेनिंजियोसील। और उसके साथ अगर थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का पार्ट बाहर आ जाए, दैट इज माइलोमेनिंजियोसील। ठीक है, अच्छा, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोमाइलोसील, माइलोमेनिंजियोसील, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो सकता है। ओकल्टा में सिर्फ हेयर का एक टफ प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, आपका जो है सर के बाहर की तरफ ब्रेन की कोई प्रोट्रूजन हो सकती है बाहर। तो इसमें क्या है कि न्यूरल ट्यूब का क्लोजर ठीक से ना होना, न्यूरल ट्यूब का ठीक से ना बनना, न्यूरल फोल्ड्स के क्लोज ना होने की वजह से ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम ही तो बॉडी का करता धरता है, जिस्म का सब कुछ काम करने वाला चीज़ क्या है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वही ठीक से नहीं बनेगा। अच्छा, कमिंग टू आवर, ये हमने डिस्कस कर लिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थायराइड ग्लैंड के डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर्स। इट इज कंजेनिटल hypothyroidism of newborn baby. The baby frequently has hyperbilirubinemia and delayed skeletal maturation, reflecting immaturity of liver and bone respectively. They are at risk of permanent mental retardation if thyroid hormone therapy is delayed or inadequate. Their size at birth, however, is normal. ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इन थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स में ये होता है कि एक कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपो लफ्ज मैंने कहा जब भी यूज़ हो तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कम इस्तेमाल हो रही है। सो देयर इज हाइपोथायराइडिज्म। कंजेनिटल मतलब पैदाइशी तौर पे थायराइड कम काम कर रहा है। तो पैदाइशी तौर पे थायराइड कम काम कर रहा है, और ये डिजीज़ प्रेजेंट कैसे होगी? इसमें क्या होगा? हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। हाइपर यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ओवर होना, और किस चीज़ का? बिलीरुबिन का। ठीक है, बिलीरुबिन ईमिया। और जब किसी चीज़ के साथ लफ्ज़ ईमिया आ जाए, दिस मीन्स कि वो चीज़ ब्लड में ज़्यादा है। क्या चीज़? बिलीरुबिन। और क्या है? हाइपर है। अगर हाइपो बिलीरुबिनीमिया होता तो ब्लड में बिलीरुबिन कम। नाउ इट्स सेइंग हाइपर। हाइपर मीन ज़्यादा, बिलीरुबिन का ज़्यादा होना ब्लड के अंदर, तो बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा होगी। और क्या होगा? स्केलेटल मैच्योरेशन नहीं होगी या स्लो होगी, यानी कि बोन उसकी सही से फॉर्म नहीं होंगी। अब जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर से कैल्सिटोनिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो क्या करता था? बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज करता था। तो कैल्शियम के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, लिवर सही से बना नहीं होगा और बोन्स ठीक से नहीं बनेंगी, ऑब्वियसली लिवर इमेच्योर होगा। इसके अलावा अगर जो है थायराइड हार्मोन आपने नहीं दिया उसको, इस बच्चे के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड कम है, तो आप इसको थायराइड हार्मोन देंगे। अगर आपने नहीं दिया तो मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी मसले मसाइल हो सकते हैं। और एक और बात लिखी कि ये बच्चा जब पैदा होता है इसका वजन बिल्कुल ठीक होता है, वजन का कोई इशू नहीं होता। सो वी हैव डिस्कस्ड थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। अगला है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। द अपर एंड लोअर लिम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल derived abnormalities, some of which can be surgically repaired. Among them, partial or complete absence of limbs or digits are common. कहते हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे रेडिएशन, म्यूटेशन वगैरह की वजह से, जबकि रेडिएशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, म्यूटेशन जेनेटिक फैक्टर है, वेरियस फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है? डेवलपमेंटल यानी कि किसी चीज़ के बनने के डिफेक्ट्स, खास तौर पे लिम्स में, यानी कि हैंड्स, फीट्स, आर्म्स, फिंगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इन इश्यूज़ की मोस्टली की जो है हम सर्जरी करके इनको ठीक कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं भी ठीक हो सकते। फिर कुछ फिगर जो है आपके पास, इसमें कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स दिए हुए। अगर फिगर ए में देखें तो उसके एक हाथ में तो नॉर्मल 5 उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में उसके पास एक उंगली एक्स्ट्रा है, 6 उंगलियां हैं। फिगर बी देखें तो उसमें पाँव की तकरीबन 5-6 उंगलियां हैं, कुछ 7वीं उंगली जैसी भी लग रही है, और वो यूं, एक उंगली तो यूं अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी ऐसे जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है, ऐसे एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, तो पाँव उसका यूं है। ठीक,
सी में फिर आपके पास फिगर में क्या है कि उसका अंगूठा ठीक से बना हुआ ही नहीं है, एक हाथ में बिल्कुल टेढ़ा सा है, ठीक है। फिर उसके बाद डी में क्या है कि उसकी एक फिंगर हद से ज़्यादा लंबी है, डिफरेंट शेप है उसकी, और फीट बहुत बिग है। ई में एक और एग्जांपल है कि उसमें उसकी लिटिल फिंगर एक्स्ट्रा है और उसके हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर एफ में इसी तरह से कुछ एग्जांपल है, क्लियर नहीं हो रही है कि आई थिंक उसका थंब बहुत इनलार्ज्ड है और फीट उसके पाँव जुड़े हुए पैदा हुआ है वो, ठीक है बच्चा। फिर जी में जो है एक साइड से 1 फुट की एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो गई है। इसी तरह से एच में देखें तो इंतहाई लंबे हाथ हैं, हाथों की प्रोपोर्शन ठीक नहीं है और इस जगह पे एक मांस है दोनों हाथों में। फिर आई में क्या है कि पाँव बने ही नहीं है, खाली लिम्ब बर्ड्स हैं, यूं हैं, और पाँव इस तरह का है, कोई पाँव के फिंगर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। जे में इसी तरह हैंड्स के साथ है कि नहीं बने। के में भी फीट की जगह खाली उंगलियों की की जगह एक गोल गोल सी चीज़ है मगर उंगलियां नहीं बनी। सो दीज आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स जो कि आपकी किताब में दी हुई हैं। अच्छा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस। एबॉर्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं, प्रेगनेंसी का एकदम से रुक जाना। अब क्या होता है कि जेनेटिकली अगर कोई मसला हो, जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो एबॉर्शन एकदम से रुक जाता है, स्टॉप, जो प्रेगनेंसी है वो एकदम से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज एबॉर्शन। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। कहता है कि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होते हैं उनमें से 50% की वजह यही होती है कि फीटस में कोई जेनेटिक मसला है, कोई क्रोमोसोम्स का उसके मसला है। एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 2n+1 or a missing chromosome 2n-1 chromosome can cause miscarriage. It can lead to a child with learning difficulties, mental retardation and birth defects. अगर अल्लाह ना करे बेबी, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n, ठीक है, विच इज कॉल्ड डिप्लॉइड। अगर एक एक्स्ट्रा हो या एक कम हो, इसके अलावा भी हो सकता है 2, 3, 4 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या 5, तो क्या होगा, कोई स्पीशीज चेंज हो जाएगी, वो इंसान तो नहीं रहेगा वो चीज़। तो जब उस ऐसे फीटस को बॉडी खुद ही अबॉर्ट कर देती है, खुद ही मार देती है या फिर मिसकैरेज कर देती है, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा पैदा होगा तो उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो लर्न नहीं कर सकेगा, ना वो जो है दुनिया में सर्वाइव कर सकेगा, उसके साथ बीमारियां बहुत सी होंगी, दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं होगा। These defects result due to mistake in cell division soon after the time of conception. This error is a random event that can occur in anyone's pregnancy. ठीक है? An inherited problem with the chromosome can also cause miscarriage. ठीक है? अब कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि एक ख़ानदान के सब लोगों के साथ abortions होते हैं। किसी भी औरत का जिसका बच्चा होने वाला होता है, हर औरत को इक्वल ख़तरा होता है कि उसका abortion हो जाए अगर कोई बच्चे में क्रोमोसोमल कोई इशू है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। अ पेरेंट कैन हैव रीअरेंजमेंट, अ ट्रांसलोकेशन ऑफ हिज और हर क्रोमोसोम्स in which the chromosomes are structured differently. Another genetic cause of miscarriage is a change in a single gene or several genes on the chromosomes. This can cause specific genetic diseases or birth defects. क्या होता है कि जो माँ बाप हैं उनके जो जीन्स हैं उनमें से एक जीन उठ के किसी दूसरी जगह पे लग जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, ट्रांसलोकेट कर जाए, उसकी वजह से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है कि कोई जीन का पैटर्न चेंज हो जाए या क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट जीन्स ज़्यादा चेंज हो जाएं तो उन जीन्स के चेंजेस की वजह से जेनेटिक डिजीज़ या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी के अंदर। अच्छा, देन वी हैव गॉट फीटल सर्जरी एंड फीटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. The surgery of fetus within maternal uterus to treat parental defect is called fetal surgery. फीटल क्या है, फीटस क्या होता है? मैंने कहा कि जो थर्ड मंथ से लेके प्रेगनेंसी एंड होने तक, बर्थ तक, हम एम्ब्रियो को कहते हैं फीटस, जो बेबी मदर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 12th वीक से हम उसको ऑनवर्ड फीटस कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब फीटस के अंदर अगर कोई इशू है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अल्ट्रासाउंड के जरिए डिटेक्ट हो गया है, एंड व्हेन इट इज़ डिटेक्टेड तो क्या होगा, आप उसको क्या बोलेंगे कि अब बच्चे के अंदर कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या कोई बर्थ डिफेक्ट है। और अगर कोई ऐसा बर्थ डिफेक्ट है जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज है, उसको यूज़ करके अगर बर्थ डिफेक्ट वो ठीक हो सकता है, उस चीज़ की रिपेयरमेंट या उसकी सर्जरी से करेक्शन हो सकती है, तो माँ के अंदर ही जब बेबी होगा, यूट्रस के अंदर ही जब बेबी होगा यानी कि फीटस होगा, तो उस फीटस की एक सर्जरी या कोई इलाज हो जाएगा जिसे हम कहेंगे फीटल सर्जरी, क्योंकि अभी तक बेबी पैदा नहीं हुआ तो इसलिए हम उसे कहेंगे फीटल सर्जरी, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है आपके पास, ओपन फीटल सर्जरी। ड्यूरिंग ओपन फीटल सर्जरी यूट्रस इज completely opened to operate the fetus. This surgery is done to treat or close the neural tube defects. It is also used for congenital diseases like diaphragmatic hernia. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ओपन फीटल सर्जरी, नाम से पता चल रहा है कि ओपन, फीटस को पूरा ओपन कर दिया जाएगा। फीटस कहाँ होता है, यूट्रस में। तो औरत के यूट्रस में जिसमें बेबी, जिसमें फीटस होता है, उसको टोटली पूरे तौर पे खोल के रख दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, और जब सर्जरी की जाएगी उसे हम कहेंगे ओपन फीटल सर्जरी। ठीक है, और ये खास तौर पे किन बीमारियों के लिए होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि न्यूरल ट्यूब जब सही फोल्ड ना हुई हो, पूरी बनी ना हो, तो उसके लिए खास तौर पे ओपन फीटल सर्जरी की जाती है। इसके अलावा डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए भी की जाती है। नाउ व्हाट इज डायफ्रामेटिक हर्निया? डायफ्राम मैंने कहा था वो चीज़ है जो फ्लोर बनाती है रेस्पिरेटरी या चेस्ट कैविटी का, और नीचे उसके क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी की रूफ होती है। हर्निया मतलब किसी जगह पे कोई सुराख, कोई क्लोजर ना हो। अगर ये डायफ्राम में कोई सुराख है, डायफ्राम पूरा बंद नहीं हुआ, अब इस सुराख से क्या होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट्स हैं, लिवर, स्टमक, स्प्लीन वगैरह, वो रेस्पिरेटरी कैविटी यानी कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 लंग्स हैं और एक आपका हार्ट है। तो यहाँ से जो ऑर्गन्स हैं वो ऊपर पुश करना शुरू हो जाएंगे डायफ्रामेटिक कैविटी में, विच इज़ समथिंग दैट वी डोंट नीड। तो ओपन फीटल सर्जरी होगी और इस डायफ्राम को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, नाउ वी हैव गॉट मिनिमली इन्वेजिव फीटोस्कोपिक सर्जरी और फिटेंडो। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब बहुत ज़्यादा खोलना, काटना, पीटना, ओपन सर्जरी नहीं। हमारी आजकल कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ये होती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हो, ऐसी सर्जरी हो कि जिसके निशानात कम हो, जिसमें बॉडी को ज़्यादा ओपन ना करना पड़े। तो कम से कम इन्वेजन, कम से कम घुसना फीटस के अंदर, वो किस तरह से होता है, फीटोस्कोप के थ्रू होता है। दिस सर्जरी यूजेस स्मॉल इंसिजन्स एंड इज गाइडेड बाय फीटोस्कोपी एंड सोनोग्राफी। इट इज़ यूज फॉर फीटल ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस, जिसे हम कहते हैं fetal bladder outlet obstructions, FOO. It is blockage of the bladder. Pulmonary या aortic valvuloplasty. Valvuloplasty क्या होती है, widening of stenotic aortic valve using a balloon catheter। समझाती हूँ अभी ये। Then we have got atrial septostomy, ठीक है, a small hole is created between the atria of the heart। ठीक है, अब जो आपकी एक होती थी ओपन फीटल सर्जरी और दूसरी मिनिमली इन्वेजिव फीटल सर्जरी, जिसे हम कहेंगे फिटेंडो। वो किस किस डिजीज़ के लिए होती है, फीटल ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यूरिन पास नहीं हो रहा, ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बैरियर या हर्डल है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपकी बेबी जो फीटस है उसकी सर्जरी होगी, जिसे हम फिटेंडो कहते हैं। फिर अगर पल्मोनरी या एयोर्टिक, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी या एयोर्टा के अंदर कोई स्टेनोसिस है, कोई स्टेनोसिस मतलब किसी चीज़ का मुड़ जाना या कोई ब्लॉकेज है, तो उसको ठीक करने के लिए ये सर्जरी होगी। और एट्रियल सेप्टोस्टोमी, एट्रियल सेप्टोस्टोमी क्या है कि एट्रिया ऑफ द हार्ट के दरमियान में एक होल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इन डिजीजेज, इन बीमारियों के लिए हम मिनिमली इन्वेजिव फीटोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स दोनों डिस्कस हो गए। अब हमने देखना है कि जब एम्ब्रियो की बर्थ हो जाती है तो क्या बन जाता है, अब बन जाता है बेबी, एक बच्चा डिलीवर हो चुका है, दुनिया में आ चुका है, तो अब उसकी क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या पोस्ट नेटल, ठीक है, मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद किस तरह से डेवलपमेंट होगी, उसके स्टेप्स देखते हैं। 5 स्टेजेस होती हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की। क्या क्या है, नियोनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। ठीक है, अभी हम देखते हैं बच्चा जब पैदा हो जाए, अब उसके बाद उसके 5 स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के। सही, तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें, नियोनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, नियोनेटल, उसके बाद है इन्फेंसी, उसके बाद है चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस, जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। देन वी हैव गॉट एडल्टहुड, एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आखिरी चीज़ है दैट इज सेनेसेंस, एडोलेसेंस, सेनेसेंस। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये 5 स्टेजेस क्या है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की, मतलब पैदाइश के बाद जो डेवलपमेंट्स होती हैं। न्यूनेट बच्चा जो होता है
पैदाइश से लेके पहले महीने तक, फर्स्ट मंथ तक बच्चा नियोनेट कहलाता है। तो उस अरसे में जो उसकी ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होगी वो होगी नियोनेटल डेवलपमेंट। उसके बाद 1 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक हम बच्चे को कहते हैं कि ये एक इन्फेंट है, शीर ख्वार बच्चा जिसे कहते हैं, ठीक है, पैदाइशी बच्चा। उसके बाद शीर ख्वार बच्चा 1 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक बच्चा इन्फेंट होता है। फिर चाइल्डहुड क्या है, 2 ईयर्स की एज से कह लें 12-13 साल की उम्र तक बच्चा चाइल्डहुड होता है, एक छोटा बच्चा होता है। फिर एडोलेसेंस, वो हद जब आप जो है टीन एज जिसे कह लें, कि जिसमें आप ना पूरे तौर पे अडल्ट, ना पूरे तौर पे मैच्योर होते हैं, ना आप बच्चे होते हैं। तो वो 13-14 से लेके तकरीबन आपकी 12 to 18 तक की इस तरह से एज होगी, 12 से 18, 13 से 18। फिर अडल्टहुड, 18 से 25 साल की जो एज होती है उसे हम कहेंगे अडल्टहुड। उसमें जो ग्रोथ होगी वो अडल्ट से रिलेटेड होगी। फिर उसके बाद जो एजिंग का प्रोसेस है, बढ़ते जाना और फिर फाइनली डेथ की तरफ चले जाना। तो एजिंग को हम साइंस की ज़ुबान में कहते हैं सेनेसेंस। एजिंग इज सेनेसेंस। तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं, बर्थ के बाद पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, नियोनेट बच्चा पहले 1 महीने में, इन्फेंसी 1 महीने से 2 साल, फिर उसके बाद चाइल्डहुड 2 से 13-12 साल तक, एडोलेसेंस 13 साल से 18 साल, एडल्टहुड 18 से तकरीबन 25 साल तक, और उसके बाद एजिंग होती जाती है और बंदा बूढ़ा होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, विच इज़ कॉल्ड सेनेसेंस। तो आज हमारा डिस्कशन थी, हमारा लेक्चर था डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर हमने मैटरनल डिराइव्ड एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़ी, जिसमें रूबेला, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, थायराइड ग्लैंड डिफेक्ट्स और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि जेनेटिक फैक्टर्स किस तरह से कॉज करते हैं, मिसकैरेज और एबॉर्शन क्यों हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ओपन फीटल सर्जरी क्या होती है और मिनिमली इन्वेजिव फीटोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। फिर उसमें हमने कुछ डिजीजेस देखे कि किस किस डिजीज़ में कौन सी सर्जरी होगी। फिर उसके बाद हमने ये फाइनली डिस्कस किया स्टेजेस ऑफ ग्रोथ या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर पैदाइश, यानी कि आफ्टर बीइंग बॉर्न, ठीक है। तो नियोनेटल स्टेज यानी कि पोस्ट नेटल जो है आपकी डेवलपमेंट या पोस्ट नेटल जो ग्रोथ हो रही थी हमने उसको डिस्कस किया, जो कि 5 स्टेजेस में होती है। उसके बाद है एजिंग। एजिंग इंशाल्लाह वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में डेवलपमेंट एंड एजिंग की चैप्टर नंबर 21 की इख्तिताम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसके साथ किताब ज़रूर पढ़ना। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो डू सर्च देम आउट, अपने आंसर्स कलेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।